नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति निषाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से जयपुर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से डिजिटल माध्यम से हिसार से जयपुर फ्लाइट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने सभी प्रदेशवासियों और सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये नई सेवा न सिर्फ हिसार और जयपुर के बीच यात्रा को सुविधाजनक और सुगम बनाएगी, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यावसायिक सहयोग को भी नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगी। सीएम ने कहा कि हिसार हवाई अड्डे से अन्य प्रमुख शहरों के लिए भी आने वाले समय में सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। हिसार के महाराजा एयरपोर्ट से जयपुर जाने वाली फ्लाइट की शुरुआत हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी वर्चुअली माध्यम से हिसार टू जयपुर फ्लाइट का शुभारंभ किया। हिसार के एयरपोर्ट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, नलवा विधायक रणवीर पनिहार समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने लाइव के जरिए हिसार समेत प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस मौके पर डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार से जयपुर के लिए सेवा शुरू की गई, इससे हरियाणा राजस्थान से जुड़ गया है। उन्होंने कहा, इससे पहले अयोध्या, चंडीगढ़, दिल्ली की सेवा शुरू की जा चुकी है। आने वाले समय में कोलकाता, जम्मू के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी, जिससे हिसार के यात्रियों को लाभ मिलेगा। देखिए, मैंने तो जैसे पहले भी कहा कि 29 दिसंबर 2014 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी यहाँ आए थे, तो हमने निवेदन किया था कि यहाँ जो 200 एकड़ की जमीन है, एयर स्ट्रिप जिस पर है, उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की घोषणा करें, और उन्होंने की। और 10 साल तो लगे, लेकिन उस 200 एकड़ में 4000 एकड़ पहले तो ऐड हुआ, फिर 3000 एकड़ ऐड हुआ, तो ये 7200 एकड़ का एयरपोर्ट बना, और ये विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण को पूरे देश से बधाइयों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बीजेपी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेना सीपी राधाकृष्ण के लिए सार्वजनिक जीवन में ऐतिहासिक पल है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके व्यापक अनुभव और मार्गदर्शन से राज्यसभा की कार्यवाही और अधिक प्रभावी और सार्थक होगी। सांसद ने कहा कि राधाकृष्ण ने हमेशा जनसेवा को प्राथमिकता दी है और उनके अनुभव से सांसद सदस्यों को सीखने का अवसर मिलेगा। श्री राधाकृष्ण जी ने उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करी है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और हमारे तो राज्यसभा के चेयरमैन बनेंगे और उनसे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज सचमुच में बहुत अच्छा लगा मुझे कि जिस तरह से उन्होंने जाके अभिवंदन करा अपने वेंकैया नायडू जी का और पूर्व अपने राष्ट्रपति जी धनखड़ जी का। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि किन परंपराओं में, संस्कृति के अंदर पले हुए हैं, और यही चीजें जो है हमारे देश को आगे लेकर जाने वाली हैं। तो मैं बहुत बहुत उनको बधाई देती हूं। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार इंडोनेशिया में बाली में गूंज उठा। शुक्रवार को 3 दिवसीय छठे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ। बली सांसद सभागार में श्रीमद् भगवद गीता की प्रतिष्ठा के साथ भारत और इंडोनेशिया के प्राचीन सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत बनाने पर विचार हुआ। इस मौके पर गीता मनी स्वामी ज्ञाननंद महाराज ने कहा कि गीता का संदेश पूरी दुनिया के लिए कल्याण है। साथ ही इस दौरान मंत्रालय के सचिव, बाली के विधायक और कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कुरुक्षेत्र में इंडोनेशिया की ओर से सांस्कृतिक केंद्र बनाने का प्रस्ताव सामने आया, जिस पर हरियाणा सरकार ने पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने भी बाली में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की बात कही। in this place, yeah, and we are really welcome.
yeah, who want to come again to our house in here, our house of people in Bali. And also for the next, we hope we have more and more working together, India and Bali, like not just from the student, but everything, for the tourism and everything that we can do for the next step. कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जियो गीता के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुक्रवार को इंडोनेशिया के बाली में आगाज हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी के प्रतिनिधि के तौर पर विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। इस मौके पर अरविंद शर्मा ने कहा कि भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूती प्रदान करने में गतिशील कुरुक्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश को दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में दुनिया भर में चल रहे संघर्षों के समाधान में गीता का अहम भूमिका रहा है। भारत इसके लिए वैश्विक समुदाय को जागरूक करने की हर संभव कोशिश कर रहा है, जिसमें बाली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रकाश पुंज की तरह योगदान देगा। फरीदाबाद में 30 करोड़ रुपए के विकास घोटाले के मामले में गिरफ्तार बीडीओपी पूजा शर्मा को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बल्लभगढ़ ब्लॉक की बीडीओपी पूजा शर्मा को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था, जो 2 दिन पहले पुलिस रिमांड के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुई, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में एक ठेकेदार हीरालाल को भी गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि 2022 में प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गांव मुजेड़ी में विकास कार्यों के नाम पर महज 2 महीने में करीब 30 करोड़ रुपए खाते से निकाल लिए गए। ये घोटाला पूर्व निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत के कार्यालय में हुआ था। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि मामले में पूर्व विधायक से भी पूछताछ हो सकती है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। फिलहाल जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। ये 355 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था सदर बल्लभगढ़ में। उसके बाद ये ट्रांसफर होकर हमारे पास एंटी करप्शन में आ गया था, तो उसकी तफ्तीश आगे हमने की तो उसमें पूजा शर्मा को दोषी पाया गया और इसको गिरफ्तार किया गया है। तो कितने का ये घोटाला? 28 करोड़ का घोटाला लगभग अभी तक सामने आया है। किस प्रकार का हुआ? इन्होंने कुछ अपनी फर्म्स थी, उनको बिना कुछ काम करे और करीबन 28 करोड़ की पेमेंट की हुई है। इसके अलावा पूजा शर्मा के अलावा एक हीरालाल है जो एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने पौधे वगैरह लगाने का काम करता था, तो उसको गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीरन ने सर्किट हाउस के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट विकसित करने और सौंदर्यीकरण का काम जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। शुक्रवार को उपायुक्त मीना अधिकारियों और लोटस ग्रीन सेक्टर से 9 आरडब्ल्यूडी के साथ 2 घंटे श्रमदान में शामिल हुए। इस दौरान सर्किट हाउस और आसपास के 4 डंपर कचरा उठाया गया। कोर्ट परिसर और नए लघु सचिवालय में गंदगी मिलने पर नप के 3 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। साथ ही सर्किट हाउस में माली और कैंटीन संचालक को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। सर्किट हाउस है, सर्किट हाउस से जो सेक्टर रोड है, फिर जो सेक्रेटरीट का जो दूसरा एंट्री पॉइंट है, नया सेक्रेटरीट जो है, इसकी सफाई करी। और आज बड़ी खुशी की बात है कि इसमें हमारे जो आरडब्ल्यूए हैं, सेक्टर 9 के जो आरडब्ल्यूए हैं, उनका योगदान बड़ा रहा। वो अपने क्षेत्र से बाहर आए और कम से कम 20 से 25 लोग उनके आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट के नेतृत्व में, कोऑर्डिनेशन में उन्होंने हमारा सहयोग किया और अब तक वो हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि इसी तरह से आप श्रमदान करें, हर हफ्ते 1 घंटा श्रमदान करें। और आप श्रमदान नहीं कर सकते हैं, कार्य की व्यस्तता है, कुछ और मजबूरियां है। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यमुनानगर जिले का
छिछरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दावों की पोल खोल रहा है। अस्पताल की बिल्डिंग भले ही चमचमाती दिखे, लेकिन बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह बीमार है। अस्पताल के टॉयलेट से दुर्गंध आती है और गंदगी इतनी है कि मरीजों का अंदर जाना दुर्भर हो गया है। परिसर के बाहर जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जो बीमारियों का दावत दे रहा है। हालात ये हैं कि अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान और हरियाणा सरकार के मिशन को दरकिनारा कर बैठे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल की लैब भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सामान्य टेस्ट के अलावा बाकी जरूरी ब्लड टेस्ट महीने से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि केमिकल 6 महीने से खत्म पड़ा है। लैब स्टाफ ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया। प्रदेश में 11 हफ्ते का सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सीएम सैनी ने लोगों को स्वच्छता की अपील करते हुए खुद भी श्रमदान किया, लेकिन फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बल्लभगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग और अनाज मंडी के पास अवैध खत्ते पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे साफ है कि प्रशासन को कुछ सरकार के आदेश से भी खास फर्क नहीं पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार सफाई को प्राथमिकता देती हुई नजर आ रही है, तो वहीं नगर निगम विभाग खुले में गंदगी फैलाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है ये गंदगी पिछले काफी समय से ऐसी ही बनी हुई है। यहाँ बीमारी घर बना रखा है पूरा ही। यहाँ गंदगी ये नगर निगम वाले डाल रहे हैं, और कौन डाल रहे हैं? और क्या। अच्छा, एक बात और बताओ कि मुख्यमंत्री द्वारा मुहिम चलाई जा रही है सफाई अभियान की 11 हफ्तों की, यहाँ पे कुछ असर दिख रहा है मुहिम का? कुछ नहीं, कुछ असर नहीं है। गंदगी ऐसी बनी, गंदगी भैया सारे में फैला देते हैं वहाँ। तो बीमारियों का कितना कारण बन रहा है? बीमारी सबसे ज्यादा बहुत बड़ा कारण है। कई बार नगर निगम से गुहार भी लगाई है, उसके बाद कुछ असर दिख रहा है? कुछ नहीं दिखता भैया। मेरे को तो करीब 6-7 महीने यहाँ गाड़ी सही कराने आता हूँ, तो देखते देखते हो गए हो। यहाँ पे बहुत गंदगी है। यहाँ पे तो 1 घंटा भी रुको ना जावे, इतनी बदबू मारे। और जब बारिश होवे तो अंदर पैर भी न रखो जावे। गुरबचन सिंह नाम है मेरा। मेरी दुकान है यहीं पे ही। हमारे पास कस्टमर आते हैं, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है बैठने में। इसमें इतनी बदबू उठती है, पोल्यूशन इतना पोल्यूशन बन रहा है, इससे बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हो जाती है। अब भी तबीयत खराब हुई पड़ी है। ये बताओ, ये जो खत्ता है अवैध है? ये अवैध ये अवैध है। कौन डाल रहा है गंदगी? मंडी वाले डालते हैं। देखो ये आ गया रिक्शे की, देखो इसका खींचो। नगर निगम वाले भी डालते हैं? नगर निगम वाले नहीं डाल रहे, नगर निगम वाले नहीं डालते। ट्रैक्टर वाले आए थे नगर निगम। बरसात के बाद फरीदाबाद में भी डेंगू और मलेरिया पैर पसार रहा है। फिलहाल फरीदाबाद में डेंगू के 16 जबकि मलेरिया के 13 मामले सामने आए। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा का कहना है कि फरीदाबाद में अभी स्थिति कंट्रोल में है। जो केस सामने आए हैं उनका प्रॉपर उपचार किया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाके में पीने के पानी को भी ठीक कराने के लिए क्लोरीन की दवाइयां बांटी जा रही हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है। और फरीदाबाद की जो आबादी है वो 26 लाख के आसपास है। इतनी आबादी में 16 केस कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। आपके माध्यम से जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि मच्छरों से जो बचाव है उसके लिए अपने इस सीजन में पूरी बाजू के कपड़े पहने। कुरुक्षेत्र पुलिस ने गोलीकांड के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। अपराध शाखा 1 की टीम ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अपराध शाखा 1 प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 11 अगस्त को थानेसर के कीर्तिनगर निवासी नरेश पर शराब ठेकेदार दीप पंडित और उसके साथियों ने जानलेवा हमला किया था। आरोपियों ने कार रोककर नरेश पर फायरिंग की, जिसमें गोली उसके पैर में लगी। गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए लाया गया। पुलिस जांच में पहले ही आरोपी अमित उर्फ मीता को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जसबीर सिंह उर्फ जस्सी, सुनील उर्फ शिल्लू और अनमोल को भी दबोच लिया गया। सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि घटना से जुड़े अन्य पहलुओं को भी खुलासा किया जा सके। कीर्तिनगर में एक गोलीबारी की घटना घटी जिसमें कई राउंड फायरिंग हुई थी और उसमें एक नरेश नाम का व्यक्ति है जो कि कीर्तिनगर से बिलोंग करता है, उसके पैर में गोली लगी थी। उसी कंसर्न में कृष्णा गेट थाने में FIR नंबर 392 दर्ज की गई 109 की 1 में, और उसी कंसर्न में CIA 1 की टीम जिसमें ASI प्रवेश कुमार और उसकी टीम ने कार्य करते हुए इसमें 3 आरोपी जसबीर सिंह, एक सुनील उर्फ सिल्लू है और एक अनमोल उर्फ मौली है, इनको गिरफ्तार किया है। आज इनको माननीय न्यायालय में पेश करके रिमांड पे लेके कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि हर किसान को उचित मुआवजा मिलेगा। सांसद ने कहा कि मारकंडा नदी में जल भराव से फसलों को नुकसान हुआ है, उसके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया। किसान अपनी खराब हुई फसलों का पंजीकरण करा जल्द मुआवजा प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नुकसान की श्रेणियों के अनुसार मुआवजा तय कर किसानों को राहत दी जाए। जिंदल ने किसानों और सिंचाई विभाग के साथ बैठक कर भविष्य में मारकंडा नदी से होने वाले नुकसान को रोकने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने तटबंध मजबूत करने और जहां चौड़ाई कम हो वहां शील पाइप रिनेटिंग वॉल लगाने की योजना बनाने के निर्देश दिए। प्रदर्शनी हमने देखी, जो साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर स्कूल में देखी और देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों के मन में जिज्ञासा जागृत करनी है, बच्चों के मन में साइंस के प्रति एक रुचि जागृत करनी है। इस एग्जीबिशन से आज मैंने देखा, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा, कई चीजें मुझे नई सीखने को मिली और ऐसा लगता है कि ये चीज जादू है। तो ये बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिली, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ रिटायर्ड हरियाणा के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी धर्मवीर जी का और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती धर्मवीर जी का मैं बहुत आभारी हूँ, जो कि वो अपने सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि वो बच्चों के अंदर एक नई जागृति लेकर के आए। हरियाणा के रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला सचिवालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द 15 दिनों में इन मांगों को पूरा कराने की मांग की। यूनियन के जिला अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी भरे लिहाजे में कहा कि भले ही इन्हें लाठी डंडों से पीट देना, लेकिन मांगे पूरी नहीं की तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी SDM ने कहा कि हमें डंडे मारने के लिए नहीं, आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए और आपकी समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए लाया गया है। हमारी मांगे थी 6 साल। नंबर 1, 2024-25 में जो ओला पड़ा था 40% किसानों का मुआवजा ही नहीं आया। इस बारे में मीटिंग हो रही थी, चेतावनी लेटर दे दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मजबूरी में भारतीय किसान चड़ूनी और रेवाड़ी जिले के किसान मजदूर आए, हम ताला लेकर आए थे, गेट के अंदर बंद कर दिया। DC साहब को ज्ञापन दिया है, DC साहब को मीडिया टीम साहब से कहे जो भी हमारी मांगे थी, उन्होंने 15 दिन का हमको आश्वासन दिया है। अगर 15 दिन में हमारे 2024 के मुआवजे के पैसे, क्षतिपूर्ति जो पोर्टल खोल रहा है सब गाँव का खोलना, 2023 के भावांतर के पैसे, जो भी हमारी मांगे। आज जी SDM साहब ने जो हमने 15 दिन का वादा दिया है, और वो 15 दिन में हम आपकी मांगे पूरी करें। हमारा 24 लोगों पड़ा फरवरी 25 वही हमारा का पैसा सबका कहीं का मिला है और 100% नुकसान। कला और सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा एवं फाल्गु मध्य सुधार समिति के संयुक्त तत्वाधान में फाल्गु तीर्थ पर 3 दिवसीय लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन हरियाणवी लोक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार और हरियाणा साहित्य और
सांस्कृतिक अकादमी के उर्दू प्रकोष्ठ के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर मुख्य अतिथि पुंडरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिसके बाद अतिथियों और कलाकारों का स्वागत आयोजक समिति की ओर से फूल माला, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह से किया गया। सही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे बड़ी बात ये और लगी कि यह सही नहीं है। तो सबसे पहले ये सर कितने कर्म की है उसकी डिटेल ली। फिर सेक्रेटरी चंडीगढ़ में मैं और मेरी टीम पहुंची। हमने कहा कि भी ऐसे ऐसे बहुत बड़ी समस्या है मेरे फगल गांव में, और सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, वो टूटी हुई है, हमें ये ट्रांसफर करनी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने खरखोदा से पंजाब के लिए बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये राहत सामग्री पंजाब के पठानकोट जिले में बाढ़ पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से राहत सामग्री भेजने की शुरुआत की थी। इसी ट्रक में 20 किलोग्राम वजन के 500 पैकेट शामिल है। ये सामग्री बाढ़ प्रभावित परिवारों की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए भेजी गई। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार से पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा सरकार की ओर से ये सहायता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भेजी जा रही है। मंत्री गंगवा ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हरियाणा पंजाब के साथ खड़ा है और हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने एलएनजेपी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई और शौचालय व्यवस्था में खामियां पाई गई, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। मंत्री आरती राव ने अस्पताल के नए भवन के निर्माण को चरणबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को परेशानी न हो। मंत्री ने कहा कि राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए 500 डॉक्टरों का भर्ती प्रस्तावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने हेतु भी पूरी तैयारी की जा रही है। इवनिंग 8 बजे तक मॉर्निंग से कोई भी जल्द से जल्द अगर आप किसी चीज को छेड़ दें तो जल्द से उनके अंदर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। आप जल्दी काम खत्म करें ताकि कोई भी डिजीज का इन्फेक्शन बच्चों पर ना हो। वो काम खत्म करें, फिर अगला वाला ये नहीं कि सारी जगह छेड़ते हैं और फिर बैठने के लिए, क्योंकि अस्पताल इंजेक्शन का जोन है। और अगर आप किसी माहौल में अस्पताल चलाते हैं तो इन्फेक्शन बढ़ेंगे, कम नहीं। तो मेरी आज तो पहले तो पीएमओ नाम से ये कि जहाँ भी मलबा पड़ा हुआ कि आपकी मलबा आता है और मेरे को अगली बारी में फोटो मंगवाऊंगी आपसे, मैं यहाँ की जेन्युइन सही। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।